अस्सलाम वालेकुम। बेटा मेरी आवाज आ रही है क्लियरली? यस सर। यस सर, आ रही है। ओके राइट, ठीक है जी। ओके ठीक है, चलें जी, लेट्स स्टार्ट। ओके सो जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने डिस्कस करनी है सिग्निफिकेंस ऑफ फूड साइंस एंड फूड टेक्नोलॉजी। सो आपकी बुक है, मैंने आपके साथ ऑलरेडी, जाहिर आपको पता है, मैंने शेयर भी की हुई है। उसी बुक से हम अपना लेक्चर डिस्कस करेंगे आज। और जनाब बुक का नाम है इंट्रोडक्शन टू फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, चैप्टर नंबर इज 5। इंट्रोडक्शन टू फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, चैप्टर नंबर इज 5, पेज नंबर इज 27। पेज नंबर इज 27। अच्छा जी, राइट। सो लास्ट लेक्चर जब हमारा एंड हुआ था, तो वी वर डिस्कसिंग कि किस तरह से डाइटिशियंस और फूड साइंटिस्ट या फूड टेक्नोलॉजिस्ट, जो भी आप कह लें, वो फील्ड्स एक दूसरे के अगेंस्ट सॉर्ट ऑफ, अगर ये कहा जाए, कि काम करती हैं। नॉट रियली अगेंस्ट, बट जो रिकमेंडेशंस, जैसे मैंने एग्जांपल्स देके आपको बताया था, जो रिकमेंडेशंस आपको डाइटिशियंस दे रहे होते हैं। बेटा बुक आपने डाउनलोड नहीं की हुई आप लोगों ने? मरियम, बुक बेटा डाउनलोडेड नहीं है आपके पास? बुक है सबके पास बेटा? डाउनलोड हुई भी है आपकी डिवाइसेस में? यस सर। हुई भी है ना? सर। ठीक है, यस सर। ठीक है, सही है। मरियम कह रही हैं अदर डिवाइस दैट इज। अच्छा बेटे, कोई इशू नहीं है, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप लेटर ऑन जाके देख सकते हो। आप जस्ट अभी के लिए पॉइंटर्स ले लो, कोई कोई मसले की बात नहीं, ठीक है? लेटर ऑन आप जाके देख लो तो आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। अच्छा, तो बात हम ये कर रहे थे कि बेसिकली जो हमारी डाइटिशियंस की रिकमेंडेशंस या फूड टेक्नोलॉजिस्ट की रिकमेंडेशंस होती हैं, वो जनरली एक दूसरे के ऑपोजिट होती है, ठीक है? हैविंग सेड दैट हमने ये बात की थी कि फूड साइंस या फूड टेक्नोलॉजी का जो रोल हमारी जिंदगियों में आजकल है, उसको हम मोस्ट डेफिनेटली डिनाई तो नहीं कर सकते, ठीक है? क्योंकि हम सब आजकल अपने लाइफस्टाइल की वजह से, और जितनी हमें अवेलेबिलिटी है प्रोसेस्ड फूड की या कन्वीनियंस फूड की, उसकी वजह से वो फूड हम कंज्यूम तो कर रहे हैं मोस्ट डेफिनेटली डेली बेसिस पे, ठीक है? और ये जो हमें इतनी ईज नजर आती है अपनी जिंदगियों में, लेट से हमारा जब दिल करता है हम फ्रिज से फूड निकालते हैं, उसको रीहीट करते हैं या उसको फ्राई करते हैं, कंज्यूम कर लेते हैं, या हम ऑफ सीजन में सारी फ्रूट्स इंजॉय कर रहे हैं, सारी वेजिटेबल्स इंजॉय कर रहे हैं, या फिर जनाब हम इसी तरह से डिफरेंट जो हमारी इंडिजिनस प्रोडक्ट्स हैं, लेट से शामी कबाब हैं, सो बजाय इसके कि वो जब हमें खाने हैं उस वक्त हम बना रहे हैं, सो किसी भी वक्त वो हम रेडी टू ईट फॉर्म में लेके हम उनको कंज्यूम कर सकते हैं। या आप जो डिफरेंट बड़े डिलीशियस किस्म के जी एनर्जी ड्रिंक्स और स्पोर्ट्स ड्रिंक्स और ऐसी चीजें आप, या फ्रूट जूसेस मार्केट वाले जो प्रोसेस्ड होते हैं, डब्बे वाले जो होते हैं, वो आप जब दिल चाहे आप कंज्यूम कर सकते हैं। इसी तरह व्हेन इट कम्स टू मिल्क, तो आपके पास बेइंतहा तरह का मिल्क की वेराइटीज मौजूद हैं। आपके पास स्किम्ड मिल्क है, आपके पास फुल फैट मिल्क है,
रिड्यूस्ड फैट मिल्क है आपके पास तो आप जाके उसको परचेज करके कंज्यूम कर सकते हैं। आपका जब दिल करे आप आइसक्रीम कंज्यूम कर सकते हैं। तो ये तमाम चीजें नो डाउट बेसिकली हमारे पास किस वजह से अवेलेबल है, ये हमारे पास अवेलेबल है फूड साइंस एंड फूड टेक्नोलॉजी की वजह से। बेटे चैप्टर नंबर 5 है, पेज नंबर 27 है, चैप्टर का नाम है सिग्निफिकेंस ऑफ फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है सर ये चैप्टर नंबर 1 का लास्ट टॉपिक भी यही है ना, सिग्निफिकेंस ऑफ फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। मैं चैप्टर 5 से आपको डिस्कस कर रही हूँ। हाँ जी, वहां पे भी मुझे दिया हुआ है, बट हम लोग थोड़ा सा डिफरेंट एस्पेक्ट से उसको सॉरी डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा तो एक्सक्यूज मी सर, जी बेटा, अगर आप काइंडली इसको रिकॉर्ड करके एलएमएस पे डाल दें इस लेक्चर को। बेटे सारे लेक्चर्स रिकॉर्ड हो रहे हैं, डोंट वरी एट ऑल। लेक्चर ऑलरेडी मैंने पहला फर्स्ट भी आपको डाल दिया था, आप सबको मिल गया था ना फर्स्ट लेक्चर भी, उसका लिंक मैंने डाल दिया। हाँ, तो उसी तरह रूटीन में कोई रोजाना करने वाली बात नहीं। इंशाल्लाह मेरे जो भी लेक्चर्स होंगे वो डेली बेसिस पे, मतलब जब भी क्लास है तो वो उसके बाद वो रिकॉर्ड होंगे ऑटोमेटिकली और उसके बाद उनको मैं अपलोड कर दूंगा। डोंट वरी एट ऑल, कोई परेशानी की बात नहीं है। कभी किसी का बीच में इंटरनेट चला जाता है, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है, तो आपका जो भी पोर्शन मिस हो जाए वो आप वहां से लेटर ऑन जाके सुन सकते हो, देख सकते हो, कोई इशू नहीं। ठीक है सर बाकी सब्जेक्ट्स के तो लेक्चर जो हैं वो हमें रिकॉर्ड ही मिल रहे। बाकी सब्जेक्ट से नहीं मिल रहे? नहीं, वो सिर्फ जो हमारी प्रेजेंटेशन होती है सिर्फ वो ही मिल रही है मूडल पे। अच्छा चलो मैं चेक कर लेता सर हूँ। हमने खुद रिकॉर्ड करने की कोशिश की थी लेकिन वो होस्ट की तरफ से परमिट नहीं था, तो मैम ने कहा था आपसे बात करेंगी। वो नहीं होगा बिल्कुल ऐसे। चलो मैं बेटे बात करता हूँ, मैं बात करूँगा, ठीक है, डोंट वरी, मैं बात कर लेता हूँ। सर क्योंकि नेट अनस्टेबल होता है और सिग्नल्स ड्रॉप हो जाते हैं तो कुछ वर्ड्स की समझ नहीं आती तो फिर वो बंदा बाद में सुन लेता है। ठीक है, मैं आज बात कर लूँगा। ठीक है, डोंट वरी। अच्छा जी, राइट, कमिंग बैक टू व्हाट वी वर डिस्कसिंग। तो हम ये कह रहे थे कि इन तमाम चीजों का जो इम्पैक्ट है हमारी लाइफ पे वो डेफिनेटली बहुत ज्यादा ह्यूज है। ठीक है, और उसको हम डिनाई नहीं कर सकते। वो कितना हेल्दी है ये ट्रेंड, कितना अनहेल्दी है, वो एक और डिबेट। ठीक है, लेकिन बहरहाल इस इम्पैक्ट को डिनाई नहीं किया जा सकता। और ये सारी की सारी जो हमें प्रोविजन है, जो आसानी है, जो कन्वीनियंस है, वो बहरहाल किस वजह से है? वो इसी वजह से है कि हमारे लिए फूड साइंटिस्ट और फूड टेक्नोलॉजिस्ट ये तमाम तरह की जो चीजें हैं उनको मेक श्योर करते हैं कि वो हमें प्रोवाइड हो। अच्छा, अब इसको अगर हम सिग्निफिकेंस को जरा मजीद डाइसेक्ट करें तो हमें क्या क्या चीजें नजर आती हैं, क्या स्पेसिफिकली सिग्निफिकेंस हम देख सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर हम अगर देखें तो हमें मार्केट प्राइस रेगुलेट होती हुई नजर आती है। और वो मार्केट प्राइस किस तरह से रेगुलेट हो रही होती है? बेसिकली अगर हम देखें तो जितनी भी हमारी एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन होती है वो सारी सीजनल होती है। देयर आर सर्टेन क्रॉप्स विच आर ग्रोन इन समर्स, देयर आर सर्टेन क्रॉप्स विच आर ग्रोन इन विंटर्स। इसी तरह कुछ फ्रूट्स जैसे मैंगो हो गया या मेलन हो गया या वाटरमेलन हो गया, वो समर्स में आते हैं। फिर इसी तरह से कुछ फ्रूट्स की विंटर के अंदर प्रोडक्शन होती है, और वो भी फिर एरिया वाइज भी डिपेंड करता है ना। पाकिस्तान में जो फ्रूट समर्स में है हो सकता है वो किसी और कंट्री में किसी और सीजन में ज्यादा अवेलेबल होती हूँ। ठीक है, तो एरिया वाइज भी वो डिपेंड करता है। अब होता ये है कि जब एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन होती है हमारे पास, कोई फ्रूट ग्रो होता है, कोई वेजिटेबल ग्रो होता है, कोई सीरियल क्रॉप जैसे कि वीट हो गई, बार्ले हो गया, ओट्स हो गए, जब ये ग्रो होते हैं तो जाहिर है कि मार्केट में आने तक या कंज्यूमर को सेल होने तक बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं इनके अंदर। ठीक है, और वहां पे इनकी वेस्टेज बहुत ज्यादा हो जाती है। ठीक है, उसको, इस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस, यानी कि लॉसेस ऑफ फूड, चाहे वो फ्रूट्स हैं, चाहे वेजिटेबल्स हैं, चाहे सीरियल क्रॉप्स हैं, जो भी है, लॉसेस ऑफ फूड आफ्टर दे आर हार्वेस्टेड
till it reaches the consumer. Till it reaches the consumer. इसको कहते हैं पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस, ठीक है। और पाकिस्तान के अंदर बल्कि पूरी दुनिया में पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस बहुत ज्यादा होते हैं ड्यू टू अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस। कुछ हमारी अपनी गलती की वजह से होते हैं पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस, और कुछ ऐसे पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस हैं जो अनअवॉइडेबल हैं, ठीक है। यानी कि अक्सर आप न्यूज में सुन लेते हैं कि जी ऑफ सीजन बारिश हो गई बहुत तेज, जैसे अभी आई थिंक अप्रैल में भी लास्ट मंथ भी कोई काफी हमारी जब बारिशें हुई हैं तो न्यूज में आ रहा था कि जी गंदम की जो हमारी फसल है उसके लिए ये बहुत ज्यादा नुकसान है, ठीक है। या XYZ जो भी क्रॉप है, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि अगर वो एक अनयूजुअल टाइम के ऊपर रेनफॉल हो गई है तो वो क्रॉप जो है वो डिस्ट्रॉय हो सकती है। तो ये अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस, जाहिर है बारिश का होना है ना होना प्राइमरीली हमारे कंट्रोल में तो है नहीं, ठीक है। हाँ, कुछ चीजें ऐसी हैं जो जाहिर है हमारी नेग्लिजेंस की वजह से खराब हो जाती हैं, स्पॉइल हो जाती हैं, पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस हो जाते हैं। जैसे पाकिस्तान में जो है वो ट्रांसपोर्टेशन फॉर एग्जाम्पल उसका सिस्टम अच्छा नहीं है, तो बाय द टाइम जब आपने क्रॉप की हार्वेस्टिंग की और वो फील्ड में आपने हार्वेस्ट करके रखी हुई है, वहां से प्रोसेसिंग करके मंडी तक लेके जाने का जो टाइम है उसके बीच में ट्रांसपोर्टेशन में वो क्रॉप बहुत सारा उसका जो सिग्निफिकेंट पोर्शन है वो डैमेज हो जाता है, वो स्पॉइल हो जाता है, वो खराब हो जाता है, ठीक है। अच्छा, अब जब जो भी पार्ट या पोर्शन ऑफ दिस एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो वेस्ट हो जाता है तो स्पॉइल हो जाता है, ऑब्वियसली उसकी डिमांड तो बहुत कम होती है, ठीक है। वो सप्लाई ज्यादा होती है, मतलब वो काफी अमाउंट्स में ऐसा होता है जो हमारे पास खराब हो गया, जिसकी हमने वी वर नॉट एबल टू टेक गुड केयर ऑफ इट। लेकिन ये है कि उसकी जो डिमांड है वो तो नहीं है, जाहिर है भाई। इट्स अ वेरी कॉमन ऑब्जर्वेशन, जब हम फ्रूट लेने जाते हैं, जब हम वेजिटेबल लेने जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम खराब वाला पोर्शन पिक करते हैं या जो हमें दिखने में बहुत अच्छा फ्रेश सा बड़ा अच्छा कलर जिसके ऊपर कोई स्पॉट नहीं होते, हम कौन सा पिक करते हैं? हम ऑब्वियसली सेकंड वाला पिक करते हैं ना। तो ऑब्वियसली जो खराब वाला फूड होता है, प्रोडक्शन होती है एग्रीकल्चर, उसकी डिमांड बहुत कम होती है, ठीक है। और ये हमारे बहुत सारे फ्रूट्स के साथ कॉमन है। बनानास के साथ, पाकिस्तान की स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं, बनानास के साथ ये होता है, सिट्रस फैमिली जो हमारी ऑरेंजेस वगैरह हैं उनके साथ ये होता है, टमेटोज के साथ ये बहुत ज्यादा कॉमन हो रहा होता है, ठीक है। तो उसके अंदर फिर प्रॉब्लम ये आता है कि जब पीक का सीजन आता है, जब हमारा जैसे लेट से कि अगर हम सिट्रस की बात करें, ऑरेंजेस वगैरह इस फैमिली में जो भी फ्रूट्स आते हैं, तो वो जाहिर है उनकी प्राइसेस एकदम से पीक सीजन में यानी विंटर सीजन में बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। और अगर यही जो प्राइसेस हैं वो इसी तरह से अनकंट्रोल्ड इंक्रीज इनका रहे मार्केट के अंदर, ठीक है, तो जाहिर है वो सारे लोगों की परचेजिंग पावर नहीं रहती उसको परचेज करने। अब फूड टेक्नोलॉजी या फूड साइंस का रोल कहाँ पे आता है? वो यहाँ पे आता है कि ड्यूरिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो हमारी प्रोड्यूस वेस्ट हो रही होती है, हमारे जो फूड साइंटिस्ट या फूड टेक्नोलॉजिस्ट हैं वो उस वेस्ट हुई हुई प्रोडक्ट में से भी प्रिजर्वेशन कर लेते हैं उसको। मिसाल के तौर पे अगर आपका टमेटो जो है, टमेटो फ्रूट आपने प्रोड्यूस किया, हार्वेस्ट किया, मार्केट में आने तक टमेटो फ्रूट बहुत सारा डैमेज हो गया, स्पॉइल हो गया, ठीक है। वो फ्रूट की वो शेप नहीं रही, वो फॉर्म नहीं रही, वो कलर नहीं रहा। तो अब एक बहुत कॉमन फॉर्म में जो हम टमेटो कंज्यूम करते हैं वो क्या है? दैट इज टमेटो केचप, ठीक है। तो अब टमेटो केचप बनाने के लिए तो जाहिर है फ्रूट का अपेरेंट फॉर्म में अच्छा होना जरूरी नहीं है ना। हम टमेटो केचप को तो केचप की फॉर्म में ही खाते हैं, तो हमें तो नहीं पता कि जब वो केचप बन रही थी तो वो फ्रूट दिखने में कैसा था, वो प्योरली रेड कलर का था या नहीं था, उसकी स्किन प्रेस हुई भी थी या नहीं हुई भी थी, ठीक है। तो बाय अप्लाइंग such sorts of techniques, हमारे food scientists या food technologists try to preserve these different food commodities
और उनका वेस्टेज बचा लेते हैं, और उसकी वजह से फिर जो ऑफ सीजन या ऑन सीजन पीक सीजन के अंदर जो मार्केट प्राइसेस बहुत ज्यादा राइज कर रही होती हैं, वो भी थोड़ी सी किसी हद तक स्टेबल हो जाती हैं। सेम गोज फॉर जैम्स या मार्मलेड। अब जैम बनाने के लिए भी जाहिर है हमें फ्रूट चाहिए, हमें ये तो नहीं चाहिए कि फ्रूट की स्किन या फ्रूट का कलर या फ्रूट की शेप दिखने में बहुत अच्छी हो। जैम को हम बॉटल फॉर्म में लेके आते हैं और जैम को हम जैम की तरह ही कंज्यूम करते हैं ऑब्वियसली, ठीक है। तो जब फूड वेस्टेज होना शुरू होती है तो उससे जैम भी बनाया जा सकता है। फिर अगेन बहुत सारी जो डिफरेंट टाइप ऑफ सॉसेज या चटनीज अवेलेबल हैं, उनके अंदर भी डिफरेंट जो फ्रूट का फ्लेवर या कोई वेजिटेबल का फ्लेवर या कोई सीरियल क्रॉप का कुछ अगर ऐड करना है पोर्शन, तो वो भी हम इसी तरह से वेस्ट हुए फूड से हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा रिमेंबर, वेस्टेज इज अ डिफरेंट टर्म, स्पॉइलेज इज अ डिफरेंट टर्म। व्हेन वी से फूड स्पॉइलेज हो गई है, तो स्पॉइलेज का मतलब है कि नाउ इट इज नो मोर फिट फॉर कंजम्पशन बाय ह्यूमंस। ये स्पॉइलेज का मतलब है। यानी अगर मैं कहता हूँ एक फूड पड़ा हुआ है वो स्पॉइल हो गया, एप्पल स्पॉइल हो गया, तो अब एप्पल का मतलब है एप्पल स्पॉइल हो गया है, अब अगर मैं इसको खाऊंगा कंज्यूम करूंगा तो अब मेरी हेल्थ के लिए इट कुड बी डैमेजिंग, ठीक है। ये स्पॉइलेज है। वेस्टेज का मतलब है कि जी एप्पल पड़ा हुआ है और फ्रूट की शेप खराब हो गई, फ्रूट का कलर खराब हो गया, उसकी स्किन उतर गई, कोई स्पॉटिंग हो गई बीच में, कोई एंजाइमेटिक रिएक्शन हो गए, ब्राउन सा हो गया, कोई ब्लैकिश सा स्पॉट हो गया, ठीक है। और अगर वो फंगल वगैरह नहीं है, एंजाइमेटिक उसकी वजह से, रिएक्शन की वजह से, तो फिर वो वेस्टेज है। उसको मैं किसी और फॉर्म में, एप्पल का मैं चटनी बना सकता हूँ, एप्पल का वो क्या कहते हैं मुरब्बा भी बनता है, एप्पल का जैम भी बनता है, उस एप्पल को मैं मिल्क शेक में ऐड कर सकता हूँ, उस एप्पल को मैं अपनी स्मूदी में ऐड कर सकता हूँ। तो ये वेस्टेज को मैंने प्रिवेंट किया, ठीक है। स्पॉइलेज का मतलब है कि अब वो आपने किसी भी फॉर्म में कंज्यूम नहीं कर, ठीक है। अच्छा, फाइज़ा इज आस्किंग एंड सर व्हाट अबाउट पिकल, वो तो शायद वेस्टेज से नहीं बना होता है ना। हाँ नहीं बेटे, वो तो वेस्टेज से नहीं बना होता। तो देखो, जरूरी नहीं है कि कोई भी जैम या कोई भी मार्मलेड या कोई भी हम प्रोडक्ट ले रहे हैं तो वो ऐसे फूड से बनाओ जो वेस्ट हो रहा था और हमने कहा कि उसको, ये आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव यू एग्जांपल्स। ये जरूरी नहीं है बिल्कुल भी कि टोमेटो केचप या जैम या कोई ऐसी चीज वो उस एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस से हम बनाते हैं जो हमें लगता है कि वेस्ट होने जा रही है, ठीक है। जरूरी नहीं है, ये मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ कि बाय अप्लाइंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्निक्स, और वो टेक्निक्स क्या है वो फिर जाहिर है आगे जाके हमने इंशाल्लाह इस कोर्स में यही पढ़ना है। तो बाय अप्लाइंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्निक्स, हमारे जो फूड साइंटिस्ट और फूड टेक्नोलॉजिस्ट हैं वो बेसिकली इस वेस्टेज को कम कर लेते हैं, पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को कम कर लेते हैं। जी बेटा। सर जो स्पॉइल्ड फूड होता है, फ्रूट्स वगैरह होते हैं, वो तो अगर हम दूसरी तरह कंज्यूम करें तो फिर वो हार्मफुल होते हैं, लेकिन अगर हम जैम की मतलब जैम बना के यूज करें या फिर इस तरह के बना के यूज करें तो फिर भी तो वो जाते तो पेट में ही है, तो हाँ, फिर वो क्यों हार्मफुल नहीं होते? वो हार्मफुल ही है ना बेटे, मैं यही तो कह रहा हूँ कि वंस फूड स्पॉइल हो गया ना, फिर आपने उसको किसी फॉर्म में यूज नहीं करना, भले जैम बनाए या जो भी उसका बनाए या रॉ फॉर्म में, वो आपने कंज्यूम नहीं करना। हम कंज्यूम किस चीज से करें? वेस्ट होने वाले फूड से। वहां से हम जैम या जली या कुछ और बना रहे हैं जो वेस्ट हो रहा है। जो स्पॉइल हो रहा है उसको तो हमने डिस्कार्ड कर देना है, बस वो तो ह्यूमन हेल्थ के लिए फिर हैजर्डस है ना। उसको तो हम चाहे रॉ फॉर्म में खाएं, जैम बना के खाएं, चटनी बना के खाएं, जेली बना के खाएं, किसी जूस में डालें, मिल्क शेक बनाएं, कुछ भी बनाएं, वो तो फिर हमारे लिए हैजर्डस है, उसको हमने फिर टच नहीं करना, ठीक है। ये ज़हन में रखना। सर एक क्वेश्चन है जी सर, एक फ्रूट है वो स्पॉइल हो रहा होता है, तो कुछ लोग करते हैं कि वो जो स्पॉइल एरिया होता है उसको कट कर लेते हैं और जो बाकी होता है उसको यूज कर लेते हैं, तो क्या ये सही होता है? ये इसको करना चाहिए या इसको नहीं करना चाहिए? ऐसा आप कर सकते हैं बेटे। देखो, ये डिपेंड करता है कि वो कितना पोर्शन स्पॉइल हो रहा है उसका। अगर तो आपने अर्ली डिटेक्ट कर लिया है कि जस्ट अ वेरी स्मॉल पोर्शन हैज बीन स्पॉइल्ड, या आप उसमें देख रहे हो वो फंगस सी लग गई है, आप वहां से उसको कट कर लो कंप्लीटली, उसको फेंक दो और बाकी पोर्शन कंज्यूम कर लो, देन इट इज फाइन। लेकिन अगर आप ये देखते हो कि 3/4 पोर्शन या हाफ पोर्शन पूरे एप्पल का लेट से या ब्रेड का एक स्लाइस पड़ा हुआ है, अगर उसके अंदर फंगस लगी है तो देन यू शुड डिस्कार्ड, ठीक है। फिर आपको उसको कंज्यूम नहीं करना।
चाहिए, ठीक है। तो डिपेंड करता है आपने कितना कितना पोर्शन उसका डैमेज हुआ, बेसिकली कितना अर्ली आपने उसको डिटेक्ट किया। सर अगर फंगस अटैक होता है, अगर स्पोर्ट्स फंगस अटैक होता है, तो क्या उसके जो हाइफी होते हैं वो पूरे के पूरे फ्रूट में वो फैल नहीं जाते? मैं इसीलिए बेटे कह रहा हूँ ना कि अगर वो 3/4 पोर्शन या 1/2 पोर्शन तक स्प्रेड हो चुका है, तो फिर देन इट इज क्वाइट पॉसिबल कि आप सही वाला पोर्शन भी चूज करोगे तो उसमें आपको वो स्पोर्स, फंगल स्पोर्स मिल जाएंगे, ठीक है, विच इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। तो फिर आप उसको फेंक दो, ठीक है। ओके। अच्छा जी, सेकेंड जो इसकी सिग्निफिकेंस है वो है फूड सप्लाई ड्यूरिंग ऑफ सीजन। अब देखो ये बड़ी सिंपल सी आजकल हमारे पास बड़े एग्जांपल्स हैं कि अगर मैं आजकल के मौसम में मई के अंदर मैं एंजॉय करना चाह रहा हूँ कि जी मुझे कोई ऐसा फ्रूट खाने की मुझे क्रेविंग हो रही है जो विंटर्स में अवेलेबल होता है, तो आजकल मेरे लिए ये कंज्यूम करना या ये कर पाना कोई मुश्किल नहीं है। ऑल आई नीड टू डू इज आई नीड टू गो टू द ग्रोसरी स्टोर और मैं वहां पे कैंड फ्रूट की फॉर्म में जो दुनिया जहान का मेरे पास फ्रूट का दिल करेगा वो मैं कंज्यूम कर सकता हूँ, या फॉर दैट मैटर टिन्ड या कैंड वेजिटेबल्स भी आपके पास हर तरह की अवेलेबल होती हैं। तो जो वेजिटेबल खाने का मेरा दिल कर रहा है, जो ऑफ सीजन है, जो इस वक्त नेचुरली अवेलेबल नहीं है, वो मैं जाके आराम से कंज्यूम कर सकता हूँ। फ्रोजन वेजिटेबल्स हर सर सर इस तरह से ये वाले फ्रूट्स खाना हमारी बॉडी के लिए भी सही होता है या नहीं, मौसम के अलावा के फ्रूट्स जिस तरह भी आप बता रहे हैं? बेटे देखो, मैंने बड़ा कैटेगोरिकली लास्ट लेक्चर के एंड पे भी एग्जांपल्स दे के भी मैंने ये बात समझाई थी कि जो फूड टेक्नोलॉजिस्ट का काम है और डाइटिशियंस का काम है वो सॉर्ट ऑफ एक दूसरे के अगेंस्ट है। देखो, टेक्नोलॉजिस्ट ये करते हैं कि आपका ऑफ सीजन में भी कोई फ्रूट या वेजिटेबल खाने का दिल कर रहा है तो गो बाय एंड कंज्यूम दैट फूड, क्योंकि वो अवेलेबल है, वो कैंड फॉर्म में, टिन्ड फॉर्म में, फ्रोजन फॉर्म में आपके पास अवेलेबल है, ठीक है। डाइटिशियंस क्या कहते हैं, हम लोग क्या कहते हैं, जो आप लोग फ्यूचर के न्यूट्रिशनिस्ट और डाइटिशियंस हैं, हम लोगों की रिकमेंडेशन ये है कि आपको एज मच एज पॉसिबल फ्रेश फूड जो सीजन के अकॉर्डिंगली अवेलेबल हो वही कंज्यूम करना चाहिए, ठीक है। ये इसका थ्योरेटिकल आंसर है, मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था। प्रैक्टिकल आंसर इसका बेटे क्या है, वो ये है कि ड्यू टू आवर करंट लाइफस्टाइल, जो इतना फास्ट पेस्ड लाइफ हो गई है, उसके अंदर 24/7 हमारे पास अवेलेबल 24/7 हमारे पास पॉसिबल नहीं होता कि हम फ्रेश फूड्स को ही हर वक्त कंज्यूम कर सकें। तो वहां पे भी प्रैक्टिकली स्पीकिंग हम बहुत सारा टाइम ये चीजें कंज्यूम कर रहे होते हैं। और मैंने आई स्टिल रिमेम्बर मैंने आपको एग्जांपल भी दी थी फ्रूट राइफल से कि जी लेट से ना मैं आपसे आज पूछता हूँ, दोपहर का भी 1 बज रहा है, अगर आपको दोपहर के 2:30 बजे सडनली अभी पता चलता है कि जी 1 घंटे बाद आपके घर में गेस्ट आ रहे हैं और आपने उनको फ्रूट राइफल सर्व करना है, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे? अब आप लोग प्रैक्टिकली स्पीकिंग अब आप लोग ये करोगे कि नहीं, अच्छा क्योंकि हम तो न्यूट्रिशन और डाइटेटिक्स के स्टूडेंट्स हैं, वी नो के फ्रेश फ्रूट्स बहुत हेल्दी होते हैं हमारे लिए और हमें कोशिश करनी चाहिए कैंड फ्रूट्स या वेजिटेबल्स या फ्रोजन वंस को हम अवॉइड करें। तो ओके, गेस्ट को बाद में देखेंगे, अभी ऐसे करते हैं कि मार्केट चलते हैं, मंडी चलते हैं, वहां से हम फ्रेश फ्रूट्स ढूंढते हैं और वो लेके आते हैं, फिर आप 1 घंटा लगा के उनकी कटिंग करोगे और फिर आप उसके आधे घंटे बाद फ्रूट राइफल बनाओगे और फिर उतनी देर में शायद गेस्ट भी आके चले जाए, यू नो, जस्ट सेइंग। तो आप कन्वीनियंस को सामने रखते हुए क्या करोगे? आप कन्वीनियंस को सामने रखते हुए मार्केट जाओगे, 2 कैन आप पकड़ोगे मिक्स्ड कैंड फ्रूट्स के और आप घर में लाके उसका राइफल बना लोगे, ठीक है। तो वो डिबेट अपनी जगह है कि हेल्दी ऑप्शन क्या है, बेटर ऑप्शन क्या है, सुटेबल ऑप्शन क्या है, वो बिल्कुल डिबेट अपनी जगह। लेकिन बहरहाल ये चीज अगर हम ऑफ सीजन में इंजॉय कर सकते हैं या कन्वीनियंटली कंज्यूम कर सकते हैं तो वो बहरहाल किस वजह से, वो जाहिर है फूड साइंटिस्ट और फूड टेक्नोलॉजिस्ट की वजह से है, ठीक है। तो एज ऑफ नाउ अभी हम वो सिग्निफिकेंस डेफिनेटली डिस्कस करें। हाँ, ये बात जिसे मैं बार बार कह रहा हूँ ये अपनी जगह है कि ज्यादा बेहतर ऑप्शन कौन सी है वो मैंने आपको बता दिया। ओके, किबला का क्वेश्चन है, व्हाई देयर इज नीड ऑफ ग्रोइंग ऑफ सीजन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स? नहीं बेटे देखो, ग्रोइंग ऑफ सीजन जरूरी नहीं है,
हमने सीजन के अंदर प्रोड्यूस किया, हमने सिट्रस फ्रूट प्रोड्यूस किया, ठीक है, हाइपोथेटिकली सेइंग लेट्स से 20,000 टन सिट्रस फ्रूट प्रोड्यूस हो गया, और जो मेरा उस सीजन के अंदर मार्केट में जो मैंने परचेज लोगों ने किया, जो मैंने सेल किया, वो लेट से 18,000 टन था। अब 2,000 टन जो मेरा सिट्रस है वो फालतू पड़ा रह गया, सीजन खत्म हो गया, सर्दियां खत्म हो गई, मार्च आ गया लेट से। तो अब मैं क्या करूं? मैं उस 2,000 टन सिट्रस को मैं वेस्ट होने दूं, स्पॉइल कर दूं? जाहिर है वो पड़ा रहेगा तो स्पॉइल हो जाएगा 2, 4, 6, 8, 10 दिन के अंदर, डिपेंडिंग ऑन कि कौन सा फ्रूट या वेजिटेबल है, वो आगे हम पढ़ेंगे कि कौन सा कितनी जल्दी स्पॉइल होता है, ठीक है। या फिर उसको मैं वैल्यू एडेड बना के उसको कैंड फॉर्म में मार्केट में रख दूं, उसका कोई ऑरेंज का क्या बनता है, वो मार्मलेड बनता है उसका, वो बना दूं, ऑरेंज जेलीज बना दूं, ऑरेंज फ्रूट जूस बना दूं, क्या बना दूं? क्या ऑप्शन अच्छी है? 2,000 टन ऑरेंज को वेस्ट होने दें वो अच्छा है, या कोई डिफरेंट फूड प्रोडक्ट्स बना दें? तो डेफिनेटली बाकी तो वेस्ट ही होगा ना अगर हम डिफरेंट इससे फूड प्रोडक्ट्स नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो और फिर दूसरी बात डिमांड की भी है। आजकल बेटे डिमांड है कि मैं जो चीज जिस वक्त खाना चाहूं या कंज्यूम करना चाहूं वो उस वक्त मुझे मिले, तो दिस इज माय डिमांड। फ्रोजन पराठा मार्केट में क्यों अवेलेबल है? बिकॉज दिस इज द नीड ऑफ द टाइम, लोगों की डिमांड है। हम सब अपने फैमिलीज के साथ अगर रहते हैं, या अभी अभी एज ऑफ नाउ तो कोविड है, आप सब घर से क्लास ले रहे हैं, बट जब आप में से बहुत सारे लोग हॉस्टल्स में आएंगे, तो चांसेस आर क्वाइट हाई कि आपको फ्रोजन पराठा रोजाना नहीं तो वीक में 4 बार खाना पड़े। क्यों? बिकॉज इट इज कन्वीनियंस, इट विल बी कन्वीनियंट फॉर यू, ठीक है। घर से आप दूर आए हुए हो, हॉस्टल में आपको सारी शायद फैसिलिटीज अवेलेबल ना हो, जो घर में मजे से अम्मी उठ के जब आप उठते हो तो पराठा बना हुआ होता है, या आपका जो भी रूटीन का नाश्ता है वो बना हुआ होता है। अगर आप पोरेज खाते हो या जो भी खाते हो, तो हो सकता है कल को आप डब्बे वाला सीरियल हॉस्टल में अपने रूम में ला के रख लो, ठीक है। तो बात बेटे ये है कि डेफिनेटली हेल्दी ऑप्शन, सुटेबल ऑप्शन, बेटर ऑप्शन हमें पता है, बट मैं बार बार ये चीज बताने की कोशिश कर रहा हूं कि हमारा लाइफस्टाइल और जो प्रैक्टिकल हर्डल्स हैं वो इतने ज्यादा हो गए हैं कि इन चीजों को हम अपनी लाइफ से टोटली एलिमिनेट या एक्सक्लूड नहीं कर सकते, ठीक है। तो उसके अंदर ये बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट है इन तमाम प्रोडक्ट्स का जो इस वक्त हमें आसानी से अवेलेबल हो जाती है, ठीक है। मैं आपको इसकी एक और प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। अभी 1.5 साल पहले जब जाहिर है कोविड स्टार्ट हुआ, तो आप सबने ऑल्दो आप उस वक्त न्यूट्रिशन के स्टूडेंट्स नहीं थे, बट डेफिनेटली एक कॉमन चीज आपने जरूर सुनी होगी कि जी विटामिन सी कंज्यूम करें, उससे हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है और कोविड नहीं होगा, या अगर हुआ है तो ठीक हो जाएगा। ये एटलीस्ट आपने सोशल मीडिया पे या टेलीविजन पे या इधर उधर आपने जरूर ये बात सुनी, ठीक है। अच्छा, अब विटामिन सी के लिए लोगों ने क्या किया? लोगों ने विटामिन सी के सप्लीमेंट्स लेना शुरू कर दिए, ठीक है। तो भाई अगर गर्मियों में हम कहें कि हमें विटामिन सी चाहिए, और लेट से विटामिन सी मैंने हमारे लोगों के ख्याल में विटामिन सी मिलता भी सिर्फ ऑरेंज से, विच इज रॉन्ग। बहुत सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में विटामिन सी होता है। सो लेट से अगर कोई बंदा इस इंतजार में बैठा रहे कि अच्छा हो कि मुझे विटामिन सी चाहिए, और मेरे ख्याल से तो विटामिन सी ऑरेंजेस में ही होता है, सिट्रस में ही होता है, और जरूरत मुझे अब है, लेकिन क्योंकि भाई फ्रेश और हेल्दी खाना चाहिए, सीजन के अकॉर्डिंग खाना चाहिए, तो मैं सर्दियों का वेट करता हूँ। अक्टूबर नवंबर आएगा तो मैं विटामिन सी सिट्रस ला के कंज्यूम करूंगा, ठीक है। तो अभी के लिए मुझे विटामिन सी कहीं से भी नहीं लेना, मुझे ऑफ सीजन तो लेना ही। सीजन में आएगा तो नेचुरली ही मैं लूंगा। तो हो सकता है जब तक सीजन आए वो अल्लाह मियां के पास ही पहुंच चुका होगा, ठीक है। तो ये चीजें अब हमारी जिंदगी का पार्ट एंड पार्सल। अच्छा जवेरी, ठीक है, ये क्लियर होगी बात यहाँ तक बेटे? समझ आ गई है? जवेरी इज आस्किंग इंसान हर 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 चीज
खानी है हमें? नहीं बेटे, ये बात नहीं है, मैंने जो आपको रीजन बताई वो चीज है। अच्छा जी, ठीक है, क्लियर हुआ? तो हम आगे चलें। यस सर। ओके, थर्ड अब हमारा पॉइंट है फूड सप्लाई टू नॉन फूड प्रोड्यूसिंग एरियाज। अच्छा, अब आपको पता है कि सर्टन जो हमारी फ्रूट्स हैं, सर्टन वेजिटेबल्स हैं, सर्टन क्रॉप्स हैं, उनको ग्रो करने के लिए स्पेसिफिक कंडीशंस रिक्वायर्ड होती हैं। कुछ क्रॉप्स समर्स में ग्रो करती हैं, जाहिर है उनको हाई टेम्परेचर चाहिए होता है। कुछ क्रॉप्स विंटर में ग्रो करती हैं, उनको लो टेम्परेचर चाहिए होता है। कुछ क्रॉप्स हमारी उनको ज्यादा वाटर चाहिए होता है, जैसे राइस हो गया, तो उसके लिए हमें वाटर बहुत ज्यादा चाहिए होता है, या रेनफॉल, ऐसे एरिया जहाँ पे रेनफॉल ज्यादा होती है वहां पे वो अच्छी ग्रो करती हैं। कुछ क्रॉप्स ड्राई क्लाइमेट के अंदर ग्रो करती हैं। तो हर क्रॉप की, हर फ्रूट, वेजिटेबल, सीरियल, उनके अंदर ग्रो करने की जो कंडीशंस है वो डिफरेंट होती हैं। अगर जैसे मैं पाकिस्तान की एग्जांपल दूं स्पेसिफिकली, तो आपको पता है कि हमारा ये जो सिट्रस हो गया और जो मैंगोज हो गए, ये पंजाब जो सरगोधा वाली बेल्ट और यहाँ से हमारा बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होता है। फिर जो हमारे एप्पल्स हो गए, या जो सर्दियों वाले ज्यादा फ्रूट्स होते हैं, ये हमारे नॉर्दर्न एरियाज में बहुत अच्छे हमें वहां पे ग्रो होते हैं। ये हमें सरगोधा बेल्ट और पंजाब और सिंध यहाँ से नहीं मिलते। फिर जनाब अगर हम सिंध की बात करें तो वहां से हमारा कोकोनट और बनानास और ये इस टाइप के हमारे फ्रूट्स उस टेम्परेचर में ग्रो करते हैं। बलोचिस्तान की बात करें तो वहां पे हमारे ड्राई फ्रूट्स बहुत अच्छे आते हैं। इसी तरह केपीके में भी जो सर्टेन फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं वो वहां से आ रही होती है। ठीक है, हैविंग सेड दैट, कहने का मतलब ये है कि हर दुनिया की हर रीजन में ऐसे ही, और खासतौर पर अगर हम पाकिस्तान की जैसे स्पेसिफिकली बात करें तो सारे हर रीजन के क्लाइमेट के हिसाब से, टेम्परेचर के हिसाब से, रेनफॉल पैटर्न के हिसाब से, सीजन के हिसाब से हमारी जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है वो डिफरेंट है। तो अब फूड साइंस या फूड टेक्नोलॉजी से हमें बहुत बड़ा एक बेनिफिट ये मिलता है कि उन एरियाज में, जिन एरियाज में वो पर्टिकुलर फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, क्रॉप्स ग्रो नहीं होते, वहां पे हम इन फूड्स को ट्रांसपोर्ट करके सप्लाई कर सकते हैं। लेट से कि जी सरगोदा में बैठ के अगर मेरा एप्पल खाने का दिल कर रहा है सर्दियों में या गर्मियों में या जो भी सीजन है, या मेरा गावा खाने का दिल कर रहा है, तो बिकॉज ऑफ फूड साइंस एंड फूड टेक्नोलॉजी वो मैं सरगोदा में बैठ के भी इंजॉय कर सकता हूँ। हालांकि सरगोदा में तो एप्पल ग्रो नहीं करता। या अगर मेरा कश्मीर में बैठ के कोकोनट खाने का दिल करे तो मैं मार्केट जाऊंगा, कोकोनट परचेज करूंगा और मैं उसको कंज्यूम कर लूंगा। ठीक है, उससे हमें फायदा अब ये हुआ है इन सारे प्रिंसिपल्स को अप्लाई करने का, फूड साइंस और फूड टेक्नोलॉजी के लोग जो सारी टेक्निक्स अप्लाई करते हैं, कि हमें उन एरियाज में भी, जिन एरियाज में वो पर्टिकुलर फूड प्रोड्यूस नहीं होता, वहां भी हमें बैठे बिठाए वो तमाम जो कमोडिटीज हैं, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है, वो हमें मिल रही होती है बड़े मजे से। ठीक है, फिर इसी तरह एक और बड़े मजे की बात है, वो ये है कि जब हम बात करते हैं फॉर एग्जांपल अर्बन सेंटर्स की, व्हेन वी टॉक अबाउट इस्लामाबाद और लाहौर और कराची और यू नो इवन पेशावर फॉर दैट मैटर। ठीक है, तो इन जगहों के ऊपर, यहाँ तो आपको पता है कि दीज आर ओवर क्राउडेड सिटीज। यहाँ पे आपको कौन से, लाहौर में आपको या इस्लामाबाद में या कराची में आपको कौन सी फील्ड्स, कौन से फार्म्स नजर आ रहे हैं? यहाँ पे तो यू नो देयर आर अ लॉट ऑफ रेजिडेंशियल एरियाज। यहाँ पे आपको अपार्टमेंट्स नजर आएंगे, बड़े बड़े शॉपिंग सेंटर्स नजर आएंगे, सिनेमा हाउसेस नजर आएंगे, मार्केट्स नजर आएंगी, स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज नजर आएंगी। जहां तक आपकी नजर जाएगी आपको बिल्डिंग्स नजर आएंगी, फील्ड्स या फार्म्स तो नजर नहीं आएंगी। ठीक है, तो क्या हमें लाहौर में बैठे हुए, कराची में बैठे हुए, इस्लामाबाद में बैठे हुए, पेशावर में बैठे हुए, कोयटा में बैठे हुए, फैसलाबाद में बैठे हुए, क्या हमें रोजाना मंडी से या हमारी जो भी नियर बाय मार्केट है उससे हमें फ्रेश फ्रूट या खाना बनाने के लिए फ्रेश वेजिटेबल नहीं मिलती? रोजाना मिलती है ना, रोजाना डेली बेसिस पे विदाउट अ ब्रेक। सारी जिंदगी से आपको मिल रही है, आप घर का बना हुआ फ्रेश खाना खा रहे हो।
ठीक है। तो वो कैसे पॉसिबल है? वो फूड साइंस और फूड टेक्नोलॉजी की वजह से पॉसिबल है कि वो जो दूर दराज हमारे शहरों के बाहर गांव के अंदर जो फूड की प्रोडक्शन हो रही है, वहां से रोज ट्रांसपोर्ट हो के वो मंडी में आता है, फिर मंडी से हमारे शॉपकीपर्स जाके परचेज करते हैं, शॉपकीपर से फिर हम जाके अपनी जो भी हमारी मार्केट है या जो भी घर के करीब हमारी जगह है, या वो वेंडर आता है रेडी पे फिर के वो बेच रहा है फ्रूट या वेजिटेबल, तो वो उससे परचेज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कैसे पॉसिबल है? ये सारा पॉसिबल है फूड साइंस और फूड टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो फार ऑफ प्लेसेस से भी हमें बेनिफिट हो गया और नॉन फूड प्रोड्यूसिंग प्लेसेस से भी हमें बेनिफिट। अच्छा जी, फिर जनाब इसके अंदर नेक्स्ट पॉइंट है कंज्यूमर कन्वीनियंस का। वो खैर उस पर मैंने बड़ी डिटेल से ऑलरेडी बात कर भी ली है कि ये बेसिकली बेटे जैसे आई बिलीव शायद किबला ने किसने क्वेश्चन भी किया था कि जी व्हाई देयर इज अ नीड टू प्रोड्यूस फूड ड्यूरिंग ऑफ सीजन, तो वो मैंने बताया कि एक्चुअली डिमांड में है। भाई मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मुझे अगर इन ऑल ऑनेस्टी बताओ, आप में से कितने लोगों ने घर में लास्ट टाइम समोसे खुद बना के खाए, घर के अंदर खुद बना के खाए? मे बी इफ आई आस्क यू तो मे बी हो सकता है 24-25 में से 2 लोग गए। ठीक है, बाकी सब लोगों ने अगर समोसा खाया है तो कैसे खाया है? मार्केट से जाके खाया है। ठीक है, मार्केट से खाया है, या फिर मार्केट से आपने परचेज किया बने बनाए जो समोसे थे और जस्ट घर में उनको लाके फ्राई कर दिया। तो इन आइदर केस बट ठीक है, मरियम कह रही है मैंने खाया, फाइजा कह रही है रमजान, वही कह रहा हूँ ना, कितने परसेंट? 24-25 में से 2 नहीं तो 3 लोग। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं। तो इन आइदर केस, चाहे आपने मार्केट से परचेज करके खाया या आपने मार्केट से लाए और आपने उसको घर में फ्राई करके खा लिया, तो इन आइदर केस वो जाहिर है वो क्या कन्वीनियंस फूड है ना, वो आपके लिए आपकी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंगली, कंज्यूमर की कन्वीनियंस के अकॉर्डिंगली है वो फूड। कि आपका जब दिल किया आपने समोसा खाने, बजाय इसके कि आप जाके पहले समोसा पट्टी लेके आओ, फिर आप आलू परचेज करो, फिर आप क्या उसमें जो भी डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो आप परचेज करो, फिर आप उसको पहले 2 घंटे लगा के समोसे बनाओ, फिर आप उसको फ्राई करो, फिर आप उसको कंज्यूम करो। तो ऑल आई नीड टू डू इज आई नीड टू गो टू द मार्केट, उसको जाके ना भैया समोसे दे दो जितने भी चाहिए, खाके मैं कंज्यूम कर सकता हूँ। ठीक है, तो कन्वीनियंस हो गई है ना बेसिकली। इसी तरह से फिर मैंने लास्ट लेक्चर में भी एग्जांपल दी थी रेडी टू ईट फूड्स। सूप अगर आपका कंज्यूम करने का दिल करे तो भाई सूप बनाना आपको पता है जिनके घरों में बनता है, इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस। सूप बनाने के अंदर 2-3-4 घंटे आपको लगते हैं एटलीस्ट। ठीक है, बल्कि शायद इससे भी ज्यादा लग सकते हैं। बट अगर मेरा इमीडिएटली सूप कंज्यूम करने का दिल कर रहा है, या मेरी रूटीन ऐसी है, मेरी रूटीन मुझे अलाउ नहीं करती, तो मैं क्या करूंगा, मैं मार्केट से सिंपली पाउडर्ड सूप जाके लाऊंगा, उसको बॉइलिंग वाटर में घर में आके ऐड करूंगा और मेरा सूप तैयार है, मैं उसको कंज्यूम कर सकता हूँ। या इसी तरह आप में से बहुत सारे वो बच्चे जिनकी मदर्स भी वर्किंग है, आपने भी आपके घरों में बहुत सारी चीजें प्रोसेस्ड फॉर्म में या फ्रोजन फॉर्म में वो आप ला के रखो। खैर जरूरी भी नहीं है कि सिर्फ वर्किंग मदर्स में, बहरहाल क्योंकि लाइफ कोई इतनी फास्ट पेस्ड गई है, तो बहुत सारे घरों के अंदर वो फ्रोजन जो फूड्स हैं वो अवेलेबल होते हैं। सो वो जब भी आपको चाहिए हो आप फटाफट से उसको जी निकाल के तो उसको जो भी मिनिमम सी प्रोसेसिंग आपने करनी है आप उसको कंज्यूम कर सकते हैं। इसी तरह फिर आपने रिसेंटली देखा होगा पिछले 15-1 साल में तो खास तौर पे वो बहुत ज्यादा ट्रेंड हो गया, जब वाइल वी वर ग्रोइंग अप तो इन चीजों का कोई पता नहीं होता था। अब आपको दुनिया जहान का खाना बनाने के लिए आपको वो डब्बा फॉर्म के अंदर वो स्पाइसेस और वो मिल रहे हैं। सो यू हैव द अपॉर्चुनिटी ऑफ बाइंग बिरयानी मसाला एंड कड़ाही गोश्त मसाला एंड चिकन ब्रोस्ट मसाला एंड XYZ ब्ला ब्ला ब्ला, थाउजेंड्स ऑफ वैरायटीज आर अवेलेबल। ठीक है, और इसी तरह जब आपका मीठा बनाने का दिल कर रहा है तो उसके अंदर खीरनी मिक्स अवेलेबल है और फिरनी मिक्स खीर मिक्स अवेलेबल है और फिरनी मिक्स अवेलेबल है और शाही टुकड़ा मिक्स अवेलेबल है और XYZ जिस चीज का आप नाम लें वो आपको ऑलमोस्ट रेडी टू ईट या रेडी टू ड्रिंक फॉर्म के अंदर आपको मिल जाएगा। या इसी तरह फिर अगर आप फ्रूट्स की जूस की बात करें तो वो आपको जाहिर घर में अगर आपका जूस पीने का दिल कर रहा है तो आपको जूस एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा
जूस आपको खुद से निकालना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। लेकिन आप अगर मार्केट के अंदर जाएं तो आपको दुनिया जहान के फ्लेवर्स के अंदर फ्रूट जूस अवेलेबल है। जो आपका दिल करे वो आप लेके तो उसी वक्त कंज्यूम कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। फिर वही बात, नाउ बिफोर अगेन यू आस्क मी कि जी कौन सी हेल्दी ऑप्शन है, ठीक है, ये तो हमारा कॉमन सेंस भी बता रहा है। अभी हमने बहुत ज्यादा ऑब्वियसली बहुत साइंटिफिक और वो वाली चीजें अभी हमें अगर नहीं, बिकॉज स्टिल अर्ली डेज इन योर न्यूट्रिशन डिग्री, अगर वो हमें नहीं भी पता तो हमारा कॉमन सेंस बता रहा है कि अच्छा ओके, फ्रेश फ्रूट का जूस वुड बी हेल्दियर ऑप्शन कंपेयर टू अगर हम मार्केट का डब्बे का जूस को लेते हैं, ठीक है। तो वो डिबेट अपनी जगह है, वो उस डिबेट की अभी मैं बात नहीं कर रहा। मैं बात करूं कि कन्वीनियंस वाइज हमारे लिए कितना आसान हो गया आजकल। दुनिया जहान की कोई भी चीज हमें कहीं पे बैठ के भी कंज्यूम करनी है तो वो हम मजे से कंज्यूम कर सकते हैं। अच्छा, इसी तरह फिर ये भी बड़ा कॉमन अब हो गया, ये भी आपको पिछले थैंक्स टू फूड टेक्नोलॉजिस्ट एंड फूड साइंटिस्ट ये भी आपको बड़ा कॉमनली अब मिल जाएगा। लेट्स से इफ आई टॉक अबाउट एवोकाडो। अब एवोकाडो क्या, किसी ने नाम सुना है एवोकाडो का? व्हाट इज एवोकाडो, किसी को पता है? किसी को आइडिया? एनीवन? यस सर, इट्स अ फ्रूट। इट्स अ फ्रूट, बिल्कुल ऐसी। सो इट्स अ फ्रूट और इसको बेटे काफी हेल्दी फ्रूट कंसिडर किया जाता है क्योंकि इससे हमें बहुत वैरायटी ऑफ विटामिन मिनरल्स और फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंटली फ्रूट्स में नॉर्मली फैट्स नहीं होते। ये एक ऐसा एक्सेप्शनल फ्रूट है जिसके अंदर हमें हेल्दी फैट्स भी मिल रहे होते हैं। तो एवोकाडो बड़ा एक बड़ा एक हेल्दी ऑप्शन कंसिडर किया जाता है। लेकिन एवोकाडो पाकिस्तान में ग्रो नहीं होता हमारे पास कोई कमर्शियल लेवल पे, ठीक है। अगर आप इसको इंटरनेट पे सर्च करो ना तो भरा पड़ा आपको एवोकाडो की तारीफें लाखों करोड़ों वेबसाइट्स पे और जगहों पे आपको मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये पाकिस्तान में ग्रो नहीं होता। लेकिन अब अगर मेरा पाकिस्तान में बैठे हुए एवोकाडो खाने का दिल है या मैंने इंटरनेट पे इतनी तारीफें पढ़ी एंड आई वांट टू सी कि अच्छा वाकई कोई इतना मिराकुलस फ्रूट है, वाकई खाने से हेल्थ कोई मेरी दिनों में बहुत अच्छी हो जाएगी, एंड इफ आई वांट टू ट्राई इट, तो मुझे कहीं जरूरी नहीं है कि मुझे किसी ऐसे कंट्री जाने का वेट करना है जहाँ पे एवोकाडो ग्रो होता है। ऑल आई नीड टू डू इज कि मैं अपने नियर बाय ग्रोसरी स्टोर पे जाऊं और स्टोर के अंदर आपको बड़े जितने भी शहर हैं, जैसे इफ आई टॉक अबाउट इस्लामाबाद पिंडी, तो आपको हर अच्छे ग्रोसरी स्टोर से जो सुपर स्टोर्स हमारे होते हैं वहां से आपको एवोकाडो मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे बैठे उसको एंजॉय कर सकते हो, ठीक है। तो ये भी फिर बहुत सारी हमारे पास कन्वीनियंस हो गई। इसी तरह से आपके जो रिलेटिव्स यूरोप में बैठे हुए हैं, यूएस कनाडा में बैठे हुए हैं, जापान में इवन बैठे हुए हैं, तो आप आई एम श्योर आप जाहिर आपकी उनसे बात होती होगी और हर फैमिली में कोई ना कोई रिलेटिव्स तो कोई ऐसे लोग हैं जो बाहर सेटल्ड हैं, तो वो आपको अब मोस्ट डेफिनेटली आपको पता है, वो आपको बताते होंगे कि भाई अब तो यहाँ पे भी सारे एशियन फूड्स बड़ी आसानी से मिल जाते हैं। हम किसी भी ग्रोसरी स्टोर पे जाते हैं और वहां पे एशियन फूड्स का बल्कि अलग सेक्शन बाकायदा बना होता है, या सेक्शन क्या बना होना, जो ऐसे कंट्रीज हैं जहाँ पे पाकिस्तानी ज्यादा है, फॉर एग्जाम्पल यूके एंड ऑस्ट्रेलिया एंड यूएसए, वहां पे तो आपको एशियन मार्केट्स या एशियन स्टोर्स मिल ही सेपरेट जाते हैं। तो वहां पे आप यूरोप में बैठ के और यूएसए में बैठ के और ऑस्ट्रेलिया में बैठ के आप साग एंजॉय कर सकते हो और आप देसी फूड दुनिया जहान का एंजॉय कर सकते हो और आप बिरयानी मसाले वहां पे एंजॉय कर सकते हो और आप कढ़ाई गोश्त वहां पे बना के एंजॉय कर सकते हो। why is this, how is this possible? This is only possible due to food science and technology, ठीक है जी। तो ये तमाम चीजें हमारी जो हैं ये इसकी वजह से। अच्छा, फिर साइंटिफिक, नेक्स्ट जो पॉइंट है साइंटिफिक एक्सपीडिशंस एंड ट्रेवल्स। अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि मेरा आपसे क्वेश्चन है कि अगर एक शिप जा रहा है, शिप्स आजकल भी जाते हैं, ऐसा नहीं कि वो आप जो हिस्ट्री में या वो कहानियों की किताबों में पढ़ते थे 100 साल पहले जब एरोप्लेन्स नहीं थे कॉमन, तो उस वक्त शिप्स चलते थे। अब भी शिप्स उसी तरह से हमारे पास वॉयज के ऊपर जाते हैं, क्रूज होती है। सो जी, शिप जा रही है,
1.5 महीने का अब उसको टाइम लगेगा इन द सी बिफोर इट रीचेज इट्स डेस्टिनेशन। तो क्या हम कहेंगे कि अच्छा, क्योंकि हम तो न्यूट्रिशनिस्ट और डाइटिशियंस हैं और फ्रोजन फूड या कैंड फूड कोई अच्छी ऑप्शन नहीं है, तो आपने शिप पे जाना है, 1.5 महीना समंदर के बीच में रहना है, लेकिन खाना आपने फ्रेश ही है, तो फ्रेश ले तो जाएंगे वो 1.5 महीने का, लेट से वो ले गए फ्रेश फ्रूट और वेजिटेबल, तो कितने दिन वो चलेगा? मे बी 5 दिन, 6 दिन, 10 दिन। उसके बाद क्या वापस आएंगे कि भैया हम और फ्रेश फ्रूट और वेजिटेबल कंज्यूम कर लें और फिर हम वापस चलेंगे? पॉसिबल है नहीं, है ना? तो ड्यूरिंग दोज 1.5 months या 2 months क्या कंज्यूम कर रहे होंगे वो? ऑब्वियसली प्रोसेस्ड फूड कंज्यूम कर रहे होंगे ना, ऑब्वियस है ना, जाहिर सी बात है। ठीक है, वहां पे समंदर के बीच में तो नहीं उसके पास मंडी अवेलेबल कि अच्छा भैया मुझे फ्रेश बनानास दे दो, अच्छा मुझे फ्रेश साग दे दो मुझे यहाँ से, मैंने मकई की रोटी और साग एंजॉय करना समंदर के बीच में, ये तो नहीं पॉसिबल ना। ठीक है, तो वो जाहिर है क्या एंजॉय कर रहे होंगे? वो जाहिर है दे विल बी मेकिंग यूज ऑफ दिस दैट प्रोसेस्ड फूड। ठीक है, इसी तरह से Yes, sir. किसी का क्वेश्चन है बेटे? No, sir. अच्छा, इसी तरह से एस्ट्रोनॉट्स गो टू स्पेस, और स्पेस में क्या करते हैं वो? स्पेस में आपको पता है जब सैटेलाइट ये सॉरी सैटेलाइट कह रहा हूँ, एक्सपीडिशंस पे जब ये जाते हैं डिफरेंट एक्सप्लोर करने डिफरेंट प्लैनेट्स को, या मून पे जाने की अटेम्प्ट्स होती हैं, तो स्पेसशिप्स के अंदर क्या कंज्यूम करते हैं वो? ऑब्वियसली प्रोसेस्ड फूड कंज्यूम कर रहे होते हैं। वहां पे वो बैठ के कोई कबाब बना के तो नहीं खा रहे होते फ्रेश कीमे के चलें जी हमने फ्रेश वो खाना है आज कीमे के कबाब, तो अभी हम गोश्त लेके आएंगे, फिर उसका हम फ्रेश कीमा बनवाएंगे, फिर हम फ्रेश कमोडिटी कंज्यूम करेंगे। मोस्ट डेफिनेटली वो ये नहीं कर रहे होते। ठीक है, और आपको पता है यूएसए, रशिया एंड जापान, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हाँ यही 3 कंट्रीज हैं, इनका सैटेलाइट तो 24/7 स्पेस के अंदर है। ठीक है, तो वहां पे कुछ जो इनके साइंटिस्ट एस्ट्रोनॉट्स हैं वो रहते ही वहां पे स्पेस में है, इनसाइड दैट स्पेसशिप। तो बल्कि आई वाज वाचिंग अ डॉक्यूमेंट्री ऑन दैट, तो बड़ा इंटरेस्टिंग था। वो दिखा रहे थे कि किस तरह से वो, जाहिर है वहां पे ग्रेविटी तो होती नहीं है, आपको पता है, तो वो किस तरह से उन्होंने वहां पे वॉशरूम बनाया हुआ है स्पेसशिप के अंदर, किस तरह से उनका किचन ऑपरेट करता है, क्या क्या फूड्स उनको अवेलेबल होते हैं। तो वो ऑब्वियसली वो सारा प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, वहां पे कुछ चूल्हे जला के तो नहीं वो कर सकते, वो तो स्पेसशिप वहीं पे फट जाएगा उनका। ठीक है, अच्छा इसी तरह से फिर जनाब माउंटेनियर्स जब डिफरेंट माउंटेन्स को एक्सपीडिशंस पे जाते हैं तो क्या कंज्यूम करते हैं? माउंट एवरेस्ट किसी ने जाना है, K2 जाना है, या जो भी जहां पे भी जाना है, तो वो क्या करते हैं? वो ऑब्वियसली कितने दिन उनका फ्रेश फ्रूट या वेजिटेबल एंड टेक्स 30, 40, 50, 60 डेज समटाइम्स, और कितने कितने दिन आप न्यूज में भी अक्सर सुनते भी होंगे कि वो जाके जी वहां पे फंस गए और लापता हो गए और मिल नहीं रहे और ये हो गया। समटाइम्स बच भी जाते हैं, समटाइम्स नहीं भी बचते, तो वो सर्वाइवल किस चीज पे होता है उनका? ऑब्वियसली उनका सर्वाइवल प्रोसेस्ड फूड्स के ऊपर होता है। अच्छा, फिर जनाब हमारी फोर्सेस आ गई, तो हमारे बॉर्डर्स के ऊपर जो ड्यूरिंग वॉर लेट से, खास तौर पे अदर देन वॉर भी, बट खास तौर पे वॉर का जो पीरियड होता है वहां पे जो जब इंटेंस एक्सट्रीम टेम्परेचर्स के अंदर सोल्जर्स की जब फाइट्स हो रही होती हैं, तो वो जाहिर है किस चीज पे रिलाई करते हैं? वो फ्रेश फूड्स तो नहीं परचेज कर सकते, स्पेशली वॉर स्ट्रक डेज के अंदर, तो प्रोसेस्ड फूड्स को कंज्यूम कर रहे होते हैं। अच्छा, अदर देन वॉर भी, अब जैसे हमारे सियाचिन के ऊपर जो हमारे सोल्जर्स 24/7 जो हमारे लिए हमारी प्रोटेक्शन करते हैं, हमारी बॉर्डर्स की प्रोटेक्शन करते हैं, तो इग्लूज में बैठ के वो क्या, उनके पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, जहाँ पे -30, -35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है, तो उनको तो फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स नसीब ही नहीं होता। ठीक है, तो वो प्रोसेस्ड फूड्स के ऊपर जो है वो रिलाई कर रहे होते हैं। तो मैंने आपको इतनी सारी डिफरेंट एग्जांपल्स दे दी जो साइंटिफिक एक्सपीडिशंस और ट्रैवल से भी रिलेटेड हैं कि वो आपको जाहिर है
थैंक्स टू बिग सैल्यूट टू फूड साइंस एंड फूड टेक्नोलॉजी, जिसकी वजह से ये सब चीजें पॉसिबल हुई है हमारे पास। अच्छा, अलीना इज आस्किंग ऑब्वियसली बेटा बिल्कुल होते हैं, हाँ जी बिल्कुल होते हैं बेटा, बिल्कुल होते हैं, उसके बगैर कैसे गुजारा हो सकता है 24/7 वहां पे उनके साइंटिस्ट और एस्ट्रोनॉट्स होते हैं। अच्छा जी जनाब, और फिर लास्ट जो हमारा पॉइंट है इसकी सिग्निफिकेंस में, दैट इज इकोनॉमिक गेन्स। ठीक है, इकोनॉमिक गेन्स। अच्छा, अब इकोनॉमिक गेन्स कैसे होते हैं? आपको पता है कि पाकिस्तान इज वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सपोर्टर्स ऑफ सिट्रस इन द वर्ल्ड, ये सुना हुआ है आपने, ठीक है। और बेटा फोकस ऑन द लेक्चर, डोंट ट्राई टू talk about other things while we are discussing something very serious. अच्छा, तो अब आपको पता है कि पाकिस्तान इज वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सपोर्टर्स ऑफ सिट्रस इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो जब हमारा सिट्रस बाहर जाता है तो ऑब्वियसली उसको हम प्रिजर्व करके भेजते हैं। हम इस तरह से तो नहीं भेज सकते कि यहाँ से जी इस फार्म में सिट्रस प्रोड्यूस हो रहा है और फार्म के बाहर प्लेन खड़ा हुआ है और वहां से हमने फार्म में जी वो प्लेन में हमने डाला सिट्रस भर के और सीधा वो प्लेन वहीं से उड़ गया और यूएसए पहुंच गया या यूरोप पहुंच गया। डेफिनेटली नॉट पॉसिबल ना, डेफिनेटली नॉट पॉसिबल। तो अब ये इकोनॉमिक, और जाहिर है जब हम कोई फूड, फ्रूट, वेजिटेबल कुछ भी एक्सपोर्ट करते हैं, कोई भी कमोडिटी इवन एक्सपोर्ट करते हैं, जरूरी नहीं सिर्फ फूड कमोडिटी, तो जाहिर है वी अर्न अ लॉट ऑफ मनी और वो हमारी कंट्री के लिए बड़ा बेनिफिशियल होता है। तो इसका मतलब है कि इससे हमें बड़े सारे इकोनॉमिक गेन्स भी हैं। फिर इसी तरह पाकिस्तान की जो फूड इंडस्ट्री है एज ऑफ नाउ, दैट इज नंबर 2 इन रैंकिंग। किस चीज की रैंकिंग में? इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयड लेबर, ठीक है। पाकिस्तान की जो फूड इंडस्ट्री है दैट इज नंबर 2 इन रैंकिंग, यानी सबसे ज्यादा सेकंड नंबर पे पाकिस्तान के अंदर जो एम्प्लॉयमेंट है वो किसके अंदर है? वो फूड इंडस्ट्री के अंदर है, ठीक है। तो इसका मतलब है अच्छा जी, आवाज आ रही है बेटा मेरी? यस सर, अब आ रही है। अच्छा, यस यस सर सर, अब आ रही है। ठीक, ओके ओके। तो हम बेटे बेसिकली बात कर रहे थे कि इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट पाकिस्तान नंबर 2 पाकिस्तान के अंदर फूड इंडस्ट्री है। तो इसका मतलब है कि फूड इंडस्ट्री ने अनएम्प्लॉयमेंट को ज़ाहिर रिड्यूस करने में रोल प्ले किया है, ठीक है। फिर जैसे मैंने आपको अभी बता दिया कि जब हम फूड एक्सपोर्ट करते हैं तो ज़ाहिर है उससे हमारी कंट्री को बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक बेनिफिट होता है, उससे पैसे मिलते हैं। जी बेटा। सर जो ये जो फ्रूट एक्सपोर्ट करते हैं, ये कच्चा फ्रूट एक्सपोर्ट करते हैं ना, मतलब फुल राइप हुआ हुआ तो नहीं करते ना एक्सपोर्ट, वरना तो खराब हो जाता है जाते जाते रास्ते में। नहीं बेटे, फुल राइप हुआ हुआ भी करते हैं, उसको फिर हम प्रिजर्व करके करते हैं। वो डिफरेंट टेक्निक्स हम अप्लाई करते हैं जिससे वो प्रिजर्व होता है और फिर वो उतनी देर के लिए वो हमने कैलकुलेट किया होता है कि हाउ मेनी डेज इट विल टेक बिफोर इट विल रीच इट्स फाइनल डेस्टिनेशन, तो वो फिर वहां जाने तक वो खराब ना, ठीक है। अच्छा जी, फिर ऑब्वियसली विद इन द कंट्री भी जब हमारा फूड ट्रांसपोर्ट होता है और हमारे टेबल तक जब पहुंचता है तो जाहिर है उसको परचेज करने के लिए भी हम पैसे देते हैं, तो इवेंचुअली गवर्नमेंट को, कंट्री को बेनिफिट होता है, हम टैक्स की फॉर्म में वो देते हैं, ठीक है। फिर इसके अलावा फूड इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए, फूड इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए बहुत सारी और इंडस्ट्रीज भी रिक्वायर्ड हैं, और वो बहुत सारी और इंडस्ट्रीज कौन सी हैं? फॉर एग्जांपल पैकेजिंग मटेरियल, फॉर एग्जांपल इक्विपमेंट,
जो इंडस्ट्रीज मैन्युफैक्चर करती हैं, जो फूड इंडस्ट्रीज में डिफरेंट इक्विपमेंट्स यूज हो रहे हैं, जाहिर है वो हमें रिक्वायर्ड है। कोई भी फूड इंडस्ट्री अगर हमने चलानी है, केमिकल्स हमें रिक्वायर्ड हैं बहुत सारे फूड को प्रिजर्व करने के लिए, फूड को प्रोसेस करने के लिए, तो केमिकल इंडस्ट्रीज भी इंपॉर्टेंट हैं। फिर फूड ग्रेड कलर्स, जो आपको डिफरेंट फूड्स में कलर्स नजर आते हैं, वो इंडस्ट्रीज, आपको कलर की भी अलग से यूनिट्स होते हैं, वो आपको रिक्वायर्ड है। तो कहने का मतलब ये है कि फूड इंडस्ट्री ग्रो करने की वजह से ये सारी इंडस्ट्रीज भी जाहिर है उसके साथ साथ ग्रो की हैं, और ऑब्वियसली उन इंडस्ट्रीज में भी लोग काम करते हैं, एम्प्लॉयमेंट है, लोगों का लिवलीहुड उसके ऊपर डिपेंड कर रही है। ठीक है। अच्छा, फिर ट्रांसपोर्टर्स को बेनिफिट है, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री को। जाहिर है कि जी पेशावर से लेके कराची तक या कश्मीर से लेके कराची तक ऑब्वियसली फूड, अभी जैसे थोड़ी देर पहले मैं नॉन फूड एरियाज की एग्जांपल बता रहा था आपको कि जी जहाँ पे वो स्पेसिफिक फूड ग्रो नहीं करता, अब अगर हमने कोकोनट कश्मीर तक लेके जाना है तो जाहिर है वो क्या ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू ही जाएगा ना, या अगर हमने कराची में एप्पल सप्लाई करना है तो जाहिर है वो ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू जाएगा। तो ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री भी बहुत ज्यादा बेनिफिट डिराइव करती है फ्रॉम द फूड इंडस्ट्री। ठीक है। और फिर जनाब लास्टली ये है कि बहुत सारे जो हमारे रॉ मटेरियल्स हैं या सर्विसेज हैं अदर देन दीज जो हमने डिस्कस की हैं, वो भी फिर साथ में हमारी मजीद इन्वॉल्व हो जाती हैं, जो हमें शायद डायरेक्टली जिनका लिंक नजर नहीं आ रहा होता। जैसे अगर एक फार्मर है और अगर उसने, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले एग्जांपल भी दी थी कि जी सर्टन क्वांटिटी, सर्टन अमाउंट उसकी फ्रूट की, वेजिटेबल की वो पीक सीजन के अंदर सेल हो गई है, लेकिन बाकी जो चीज है वो उसकी वेस्ट हो रही है, तो बाय अप्लाइंग दिस डिफरेंट प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन टेक्निक्स हम उसको भी वेस्ट होने से बचा लेते हैं। तो इवेंचुअली फिर बेनिफिट किसका हो रहा है? फार्मर का बेनिफिट हो रहा है ना, उसको वो इतनी प्राइस मिल जाएगी, अदरवाइज तो जाहिर है जो चीज उसकी सेल हुई है सिर्फ उसको उतने की ही प्राइस मिल रही होती है। ठीक है। तो ये फिर फार्मर का भी इवेंचुअली जो एंड यूजर है, जो बेचारा सबसे ज्यादा हमारे लिए बैक एंड पे सबसे ज्यादा एफर्ट कौन कर रहा है फूड ग्रो करने में? हम अगर राइस घर में बैठ के एंजॉय कर रहे हैं तो बाकी सारे स्टेप्स या बाकी सारे स्टेक होल्डर्स तो इन बिटवीन इन्वॉल्व है ही हैं। उसके अंदर ट्रांसपोर्टर भी इन्वॉल्व है, उसके अंदर फूड टेक्नोलॉजिस्ट भी इन्वॉल्व है, फूड इंडस्ट्री भी पूरी की पूरी इन्वॉल्व है, उसके अंदर हमारा मंडी वाला भी इन्वॉल्व है, उसके अंदर हमारा स्ट्रीट वेंडर भी इन्वॉल्व है, शॉपकीपर भी इन्वॉल्व है, सारे लोग इन्वॉल्व हैं। लेकिन बैक एंड पे एक्चुअली वो राइस ग्रो करने के लिए सारी की सारी मेहनत की किसने? वो सारी की सारी मेहनत हमारे फार्मर ने की है। ठीक है जी। तो इस तरह से हमारी जो फूड साइंस या फूड टेक्नोलॉजी की सिग्निफिकेंस है, दैट इज इम्पेकेबल, दैट इज ह्यूज, दैट इज अनअवॉइडेबल, और उससे हम इनकार नहीं कर सकते। ठीक है जी। सो दैट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ द चैप्टर। अब हम ये करेंगे कि वी विल टेक अ ब्रेक ऑफ 10 मिनट्स और फिर हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके जी, सो वी आर बैक। किसी का क्वेश्चन था बिफोर वी? यस सर, मैंने पूछना था कि जो डिफरेंट किस्म की कलर्ड बेल पेपर्स या कैप्सिकम्स हमें मिलती हैं, क्या वो नेचुरली अकरिंग होती हैं या ये जो कलर इंडस्ट्री है ये करती है, इसको देखती है? ओके, नहीं बेटे, नेचुरली अकरिंग होती हैं। येलो, ऑरेंज, रेड, ग्रीन, ये 4 कलर्स में आती हैं बेल पेपर्स। पाकिस्तान में वैसे अगर आपने नोटिस किया हो तो मोस्ट कॉमनली हमें ग्रीन वाली ही अवेलेबल होती है, लेकिन ये है कि वो नेचुरली अवेलेबल होती है। वैसे यहाँ पे मैं एक बात ये जरूर मेंशन करना चाहूंगा, अनफॉर्चुनेट है बट बहरहाल है कि बहुत सारे फ्रूट्स को और वेजिटेबल्स को फ्रेश रखने के लिए हम आर्टिफिशियल कलर ऐड करते हैं उसके अंदर। ठीक है। अगर आप ने कभी वो कैबेज खाई हो पर्पल कलर की यहाँ पे मिलती है, Yes, आप उसको sir. घर लाके अगर वॉश करो तो वो सारा कलर आपके हाथ पे लग जाएगा।
इट शोज कि वो उसमें आर्टिफिशियली वो कलर ऐड किया हुआ है, ठीक है। या इसी तरह इवन समटाइम्स आप स्ट्रॉबेरीज को भी अगर वॉश करते हो ना, तो आपको वो सारा उसका वो रेड कलर आपको हाथों पे लग जाता है। तो वो नेचुरली जो नेचुरल कलर होता है वो इस तरह से आपके हाथ पे नहीं लगता, ठीक है। तो वो कैरेट से उतरते हैं ज्यादा। बिल्कुल ऐसे ही है, कैरेट्स पे भी बहुत सारे, बल्कि एक का दी ऐसी वीडियो भी वायरल हुई थी कुछ अर्सा पहले कि जी फ्रूट वाला वो स्ट्रॉबेरी में उसके नीचे रख के ना अपनी वो जो उसने जहाँ पे वो ठेला लगाया हुआ है, तो वो इस तरह से वो कलर आर्टिफिशियली ऐड कर रहे हैं। तो ये बहरहाल एक खैर हमारी अनएथिकल वो एक है प्रैक्टिस, लेकिन वैसे अदर देन दैट जो बेल पेपर आपने पूछा वो नेचुरली उन कलर्स में अवेलेबल होती है, और ठीक है। सर ये जो लोग कहते हैं कि फ्रूट जिस तरह एप्पल्स वगैरह हैं, इन पे वैक्स की लेयर वगैरह होती है, इसमें कोई सच्चाई है या नहीं? ये भी बेटे बहुत ऐड की जाती है उसको शाइन देने के लिए, बहुत बहुत लोग ऐड करते हैं पाकिस्तान में। तो वो तो न्यूट्रिशनल वैल्यू में बहुत फर्क डालती होगी ना? डेफिनेटली बेटे, देखो ये इस तरह की तो जितने भी काम हम करते हैं, अब इवन नॉन फूड ग्रेड कलर दैट इज कार्सिनोजेनिक, ठीक है। और आपको अगर मैं बताऊं, अब फिर वही बात है, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है, लेकिन जाहिर है कि जिन जिन कलर्स, जिस ग्रेड के कलर से हम ये दुपट्टे रंगते हैं ना, उनको डाई करते हैं, वो ग्रेड के कलर्स भी फूड्स के अंदर यूज हो रहे हैं, एंड दिस इज कार्सिनोजेनिक। और उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है, जो फूड ग्रेड कलर है ना, दैट इज वेरी वेरी एक्सपेंसिव, क्योंकि ऑब्वियसली वो तो हम नेचुरल फूड्स से एक्सट्रैक्ट करते हैं, और वो तो बड़ा एक्सपेंसिव काम है। ऐसे तो नहीं कि लेट से मुझे येलो कलर एक्सट्रैक्ट करना है, तो क्या मैं अगर मैंगो की स्किन लेके उसको क्या कोई पील करना शुरू कर दूं तो येलो कलर मिलना शुरू हो जाएगा मुझे? ऐसे तो नहीं होता, वो इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस होती हैं, बड़े एक्सपेंसिव होता है नेचुरल फूड कलर्स को एक्सट्रैक्ट करना, तो इसलिए जो फूड ग्रेड कलर होता है वो बड़ा एक्सपेंसिव होता है। तो अपनी कॉस्ट को कट डाउन करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए, ये फिर सारे नॉन फूड ग्रेड कलर्स बहुत सारे फूड्स में यूज कर रहे होते हैं। बहरहाल ये एक और फिर लंबी डिबेट है। अच्छा, फाइजल इज आस्किंग सर व्हाट Sir, जी बेटा। what about the big industries, like we have flavored milk in markets and so many other things, which they say that they are banana flavored and everything. So how can we be sure about some product we are using, if it has some नहीं बेटे, disease देखो, causing color or some हाँ देखो good? बेटे, उसके अंदर शोर वाली तो चक्कर पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली कोई ज्यादा है नहीं, ठीक है। अभी मैं किसी स्पेसिफिक इंडस्ट्री पे तो कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन ये चीज बहरहाल आपको अपने जहन में होनी चाहिए कि जो हम फ्लेवर्ड भी जूसेस या जो भी फ्लेवर्ड XYZ जो भी प्रोडक्ट ले रहे हैं, उसके अंदर मेनली आर्टिफिशियल फ्लेवर्स एडेड होते हैं। अब जैसे बहुत सारे फ्रूट जूसेस हैं, उनमें सिर्फ 2% तक एक्चुअल फ्रूट पल्प होता है, 2% तक, बाकी जो भी है वो सारा आर्टिफिशियल फ्लेवर और आर्टिफिशियल कलर। यानी जैसे लेट से अगर मैंगो जूस हम ले रहे हैं डब्बे का या मार्केट से लेके पी रहे हैं डब्बे वाला प्रोसेस्ड, तो उसमें 2%, ज्यादातर ब्रांड्स में 2% तक मैंगो पल्प होता है, बाकी सब आर्टिफिशियल फ्लेवर और आर्टिफिशियल कलर है, ठीक है। तो उसके अंदर श्योरिटी वाला तो खैर कोई पाकिस्तान में सीन नहीं है। अच्छा चलें जी, हम क्विकली अपने लेक्चर पे आते हैं। क्वेश्चन मैं रिस्पॉन्ड करता हूँ। तो बेटे जो भी डिसीजन होगा मुझे जैसे ही पता चलेगा मैं आपके साथ ईमेल पे शेयर कर दूंगा। इसमें जाहिर है मैं क्या कह सकता हूँ, मैंने तो ये डिसाइड नहीं करना, ठीक है। यशफा को आवाज नहीं आ रही? नहीं बेटा, आप अपना इंटरनेट चेक करो, आवाज सबको आ रही है। मेरे एंड से कोई इशू नहीं है, आप अपना इंटरनेट चेक करो। आयशा इज सेइंग से बीटरूट हैज अ नेचुरल शार्प किलर। हाँ जी, बीटरूट का होता है, नेचुरल होते हैं। इनहैंस भी बेटे हर चीज में इनहैंस करते हैं हमारे पास तो तकरीबन। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, which is food constituents 1, chapter number is 6, page number is 33. Now we are going to discuss about different food constituents. आपको पता है बेटे, जब हम फूड को कंज्यूम करते हैं तो फूड को हम इन द फॉर्म ऑफ फूड कंज्यूम करते हैं। फूड को हम प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स अलग-अलग से तो कंज्यूम नहीं कर रहे होते, और बहुत सारे फूड्स ऐसे हैं जो हम जब उनको कंज्यूम करते हैं तो उनके अंदर मल्टीपल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जब हम एक फ्रूट कंज्यूम कर रहे हैं
एप्पल कंज्यूम कर रहे हैं तो उससे हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिल रहे हैं, उससे हमें बहुत सारे विटामिन मिल रहे हैं, उससे हमें बहुत सारे मिनरल्स मिल रहे हैं, ठीक है। या इसी तरह जब हम मिल्क कंज्यूम करते हैं तो मिल्क से हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है, मिल्क से हमें बेइंतहा विटामिन बेइंतहा मिनरल्स मिलते हैं, मिल्क से हमें प्रोटीन मिलता है। फिर जब हम एग कंज्यूम करते हैं तो एग से हमें प्रोटीन मिलता है, ढेर सारे विटामिन और मिनरल्स मिल रहे होते हैं, ठीक है। तो कोलेस्ट्रॉल मिल रहा होता है। तो कहने का मतलब यह है कि जब हम किसी एक फूड को कंज्यूम करते हैं तो बहुत ही कम ऐसे फूड्स हैं जो हमें कोई सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंट दे रहे होते हैं। एक्चुअली फूड्स प्रोवाइड अस अ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स या न्यूट्रिएंट्स। और इसी तरह जो हमारी टिपिकल पाकिस्तानी क्विजीन है उसके अंदर भी अगर हम देखना शुरू करें तो वी विल बी सरप्राइज्ड कि एक टाइम का जब हम खाना खा रहे होते हैं तो हमें उससे कितने सारे हमें उससे डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स या कॉन्स्टिट्यूएंट्स मिल रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स से कि मैं बिरयानी खा रहा हूँ और बिरयानी के साथ इट इज क्वाइट कॉमन कि हम साथ में रायता भी खाते हैं, सैलड भी खाते हैं, ठीक है। तो नाउ अब जो मेरा पूरा मील है उससे मुझे चिकन भी मिल रहा है, यानी कि प्रोटीन, लेट्स से चिकन बिरयानी प्रोटीन मिल रहा है मुझे, राइस है, जाहिर है बिरयानी है तो मुझे कार्बोहाइड्रेट्स मिल रहे हैं। ऑब्वियसली बिरयानी बनाने के लिए वी आर यूजिंग सम सॉर्ट ऑफ ऑयल तो मुझे उससे फैट मिल रहा है। फिर मे बी अ लॉट ऑफ पीपल पुट इन पोटैटोज इन बिरयानी एज वेल, तो उससे मुझे वेजिटेबल भी मिल रही है। वैसे ये एक और डिबेट है, ये फिर इंशाल्लाह जब आप मजीद आगे जाओगे तो आपको समझ में आएगा कि न्यूट्रिशनली स्पीकिंग पोटैटो इज नॉट अ वेजिटेबल, पोटैटो इज अ कार्बोहाइड्रेट। ये फिर खैर बाद की कहानी है, अभी डोंट गेट कंफ्यूज्ड। फिर मैं दही या रायता ले रहा हूँ तो मुझे जाहिर है उससे अगेन यू नो आई एम गेटिंग कैल्शियम और प्रोटीन और जो भी विटामिन और मिनरल्स मुझे मिल्क प्रोडक्ट से आते हैं। फिर मैं सैलड ले रहा हूँ तो वो मेरी वेजिटेबल्स भी आ रही हैं, बहुत सारे मिनरल्स और विटामिन आ रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत ही रेयरली ऐसा होता है कि हम कोई फूड कंज्यूम करें और उससे हमें सिर्फ एक ही तरह का कॉन्स्टिट्यूएंट मिले, उससे हमें बहुत सारे डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स मिल रहे होते हैं। अब वो कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या क्या होते हैं अब हमने जाहिर है उनको डिस्कस करना है डिटेल से। तो सबसे पहले जनाब अगर हम बात करें तो दो तरह के कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। अभी पहले हम इनमें से एक टाइप के बारे में बात करेंगे और वो टाइप कौन सी है उनको हम जनरली कहते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। क्या कहते हैं उनको? मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, ठीक है। मैक्रो की जो टर्म है वो जनरली यूज होती है वहां पे वेयर वी वांट टू denotes something which is big, ठीक है। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं which are generally required in larger amounts, ठीक है, जो हमें larger amounts के अंदर required होते हैं और जो foods में larger amounts के अंदर present होते हैं। On the other hand we also have micronutrients, ठीक है। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वो वाले न्यूट्रिएंट्स होते हैं विच वी रिक्वायर इन स्मॉलर अमाउंट्स, यानी कि विटामिन्स और मिनरल्स हो गए हमारे, ठीक है। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स यानी कि फैट्स और प्रोटीन्स। तो ये तीन क्या हैं? मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं। और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन से हैं? विटामिन्स और मिनरल्स, ये दो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं। सिक्स्थ जो हमारा न्यूट्रिएंट होता है दैट इज वाटर। और वाटर बेटा ऐसा न्यूट्रिएंट है जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के अंदर भी क्लासिफाई होता है और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के अंदर भी क्लासिफाई होता है। बहुत सारी किताबें जब आप पढ़ोगे तो उसमें आपको न्यूट्रिशन की, तो उसमें आपको वाटर मैक्रोन्यूट्रिएंट मिलेगा और बहुत सारी किताबें जब आप पढ़ोगे तो उसमें वाटर आपको माइक्रोन्यूट्रिएंट मिलेगा। तो कौन सा कॉन्सेप्ट सही है? एक्चुअली दोनों ही कॉन्सेप्ट सही हैं। उसकी लॉजिक क्या है वो आपको पता होना चाहिए, वो इम्पोर्टेंट है। बेटे अभी मैंने आपको डेफिनेशन बताई कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स वो वाले न्यूट्रिएंट्स होते हैं विच आर रिक्वायर्ड इन लार्जर अमाउंट्स, विच आर रिक्वायर्ड इन लार्जर क्वांटिटीज, ठीक है, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स हमारे हो गए। इसी तरह वाटर भी हमें लार्जर अमाउंट्स में चाहिए होता है। एक एडल्ट की वैसे तो बहुत ये डिपेंड करता है डिफरेंट फैक्टर्स पे, बट बहुत एवरेज, बहुत जनरली अगर मैं बताऊं तो एक एडल्ट को
दिन में कोई 2 लीटर्स के करीब लिक्विड या फ्लूइड चाहिए होता है जिसके अंदर वाटर भी शामिल होता है, ठीक है। तो 2 लीटर्स जाहिर है एक काफी बड़ी अमाउंट है, तो उस हिसाब से मैक्रोन्यूट्रिएंट है बिकॉज इट इज रिक्वायर्ड इन लार्जर अमाउंट्स। ऑन द अदर हैंड हमने कहा जी विटामिन और मिनरल्स माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है क्योंकि स्मॉलर अमाउंट्स में चाहिए होते हैं। ज्यादातर विटामिन या मिनरल्स या हमें माइक्रोग्राम्स में चाहिए होते हैं या हमें मिलीग्राम्स में चाहिए होते हैं, दैट्स ठीक है, इससे ज्यादा नहीं चाहिए होते। अच्छा, इसी तरह अगर कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें तो वो भी हमें ऑन एन एवरेज कोई 250-300 ग्राम्स हमें चाहिए होते हैं, विच अगेन इज अ बिग नंबर। फिर प्रोटीन्स की अगर हम बात करें तो वो भी हमें कोई 70-80 ग्राम्स या 60 ग्राम्स मिनिमम चाहिए होते हैं। फिर इसी तरह फैट्स भी हमें 50-60 या मे बी 70-80 ग्राम्स चाहिए होते हैं। ये फिर बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है कि कितना प्रोटीन, कितना फैट, कितना कार्ब्स चाहिए, हर इंडिविजुअल का वेरी करता है, ठीक है। तो बहरहाल समझाने के लिए बताने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि ये वो तमाम न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमें लार्जर अमाउंट्स में चाहिए होते हैं और विटामिन और मिनरल्स हमें माइक्रो या मिलीग्राम से चाहिए होते हैं। अच्छा, तो इस हिसाब से वाटर हमारा मैक्रोन्यूट्रिएंट है। एक और डेफिनेशन की बेसिस पे हम मैक्रो और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को डिफरेंशिएट करते हैं और वो ये है कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स आर दोज न्यूट्रिएंट्स व्हिच प्रोवाइड अस एनर्जी। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स आर दोज न्यूट्रिएंट्स व्हिच प्रोवाइड अस एनर्जी। और एनर्जी हमें बेटे कहाँ से मिलती है? जब हम कार्बोहाइड्रेट्स कंज्यूम करते हैं तो हमें एनर्जी मिलती है, जब हम लिपिड्स कंज्यूम करते हैं तो हमें एनर्जी मिलती है, जब हम प्रोटीन्स कंज्यूम करते हैं तो हमें एनर्जी मिलती है, ठीक है। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वो वाले न्यूट्रिएंट्स हैं which are involved in the different regulatory processes of the body and which do not give us energy, ठीक है। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो बॉडी के डिफरेंट मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में, उनको रेगुलेट करने में, एंजाइमेटिक रिएक्शंस करवाने में, कैटलिस्ट, बाय प्रोडक्ट, फलाना फलाना इस तरह से यूज होते हैं, लेकिन हमें एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते, ठीक है। अब माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में क्या आता है? माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में आते हैं विटामिन्स और मिनरल्स। यानी कहने का मतलब ये है कि मैं जितने मर्जी विटामिन्स कंज्यूम करूं, जितने मर्जी मिनरल्स कंज्यूम करूं, मुझे एनर्जी वैल्यू उससे कितने मिलेगी? 0 मिलेगी।